नाजरीन, आदाब सलाम। इसी जंग स्टूडियो में आपका खैरमकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। आज हम 5 रियासतों के मुतज़लज़ल और अनएक्सपेक्टेड, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, नाकाबिल यकीन जो रिजल्ट्स हैं उस पर तफसीली बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, और बिलखुसूस मगरबी बंगाल का जो नाकाबिल यकीन और नाकाबिल भरोसा जो रिज़ल्ट है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और लोगों के जो रिएक्शंस हैं, जो राय आ रही हैं, जो सियासी पार्टियों में बेचैनी है, एक अजीब सा इंतशार है, उस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन एक वास्तविकता और सच्चाई है, एक फैक्ट है, एक हकीकत और सच्चाई है कि अब जबकि आवाम ने, जनता ने इस देश की जो इन 5 रियासतों में चुनाव हुए हैं, अपना मैंडेट या जनादेश दे दिया है, तो उसे आवाम को और जनता को हंसी खुशी कबूल भी कर लिया जाना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर चाहे इसमें लाख लाख खामियां रही हों, लाख कमियां रही हों, लाख प्रश्न चिन्ह रहे हों, लाख आपके जहन और दिलो दिमाग में सवाल रहे हों, क्वेश्चंस रहे हों, आज इसी पर हम अपना तज्जियाती और एनालिटिकल प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। इस शेर के साथ चूंकि हम जो पत्रकार होते हैं, हकीकत और सच्चाई को कहीं ना कहीं आपके सामने पेश करते हैं, और अपनी जान को हथेली पर लेकर, चूंकि देखिए एक सच्चाई और हकीकत है कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट और सच की सियासत और राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो होता है कांटों भरा ताज के मुतरादिफ है। क्योंकि इस दुनिया में सच को सच लिखना एक बड़ा जुर्म है, सच को सच कहना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, और खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। इस शेर के साथ आज बात होगी संविधान की, आज बात होगी इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की, चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, और इस मुल्क के जुडिशरी की, उनके रोल की, उनके किरदार की, उनके कर्तव्यों की। क्या मुल्क या हमारा देश ऐसे ही चलेगा और इस मुल्क में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? तो फिर हम बात करना बंद कर दें, फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई माने नहीं रह जाता कि आप ऐसा है। फिर आप जुडिशरी की बात करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आप संविधान की बात करें, आप आइन की बात करें, छोड़ दें फिर आप बात करना।
बेकार है। फिर अगर सियासी पार्टियां लफाजी करती हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आप अपोजिशन के नाम पर, आप विपक्ष के नाम पर धब्बा हैं, और आप ऐसा इलेक्शन कमीशन को, जुडिशरी को गालियां देना बंद करें। आप, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आपको पूर्ण विश्वास है इस मुल्क के संविधान पर, इस मुल्क के आइन पर, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो आइए, ये आपका दायित्व बनता है। संविधान इस बात की इजाजत देता है, आपका अधिकार है। आप डिमोन्स्ट्रेट करें, आप डिमोन्स्ट्रेशन करें, आप विरोध करें, आप प्रदर्शन करें, लेकिन संविधान के दायरे में। इन संस्थाओं की बात करना बंद कर दें। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना बंद कर दें, आप जुडिशरी की बात करना बंद कर दें, आप इलेक्शन कमीशन की बात करना बंद कर दें। आप इस मुल्क की सियासी पार्टियों और आवाम का अब तक जिस तरह का भरोसा और पूर्ण विश्वास था इस मुल्क की संस्थाओं पर और सियासी पार्टियों पर, एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि अब कहीं ना कहीं जो विश्वास था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। 4 मई को 5 राज्यों के अहम चुनाव थे। हम लोगों ने ग्राउंड पर रहकर बारीकी के साथ पूरे इलेक्शन का मुआयना किया, विश्लेषण किया, और कहीं ना कहीं एनालिटिकली जो है पूरे तौर पर हमारी निगाहें, हमारी नजरें बनी हुई थी इन 5 राज्यों के चुनाव पर। उसमें खास और अहम चुनाव था वेस्ट बंगाल का। खास और अहम इन मानों में कि वहां एक लेडी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी। एक महिला मुख्यमंत्री के पीछे बीजेपी ने और आरएसएस ने पूरे तंत्र को और सारी संस्थाओं को हराने में लगा दिया। जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला के विकास की बात करती है, उनके सम्मान की बात करती है, ये सब जमीन पर बेमानी है, अकल्पनीय है। जमीन पर अगर सच्चाई आप देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग, हमारे जितने दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप खबरों को देखते और पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हमें मजीद इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात कहूँगा कि इस मुल्क, इस दुनिया में आज भी 80% अच्छे लोग हैं और 20% बुरे हैं। यकीनन वो 20% लोग पूरी दुनिया में राज करते हैं, और वो जो 80% लाचार और मजबूर लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन 20% लोगों की हुकूमतों का निशाना बनते हैं और शिकार होते हैं। उनका शोषण होता है, उनका इस्तेसाल होता है। अगर सरकारें अच्छी होती हैं तो देश उन्नति करता है, देश प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारे इस देश की, इस मुल्क की, इस कंट्री की, कि इस मुल्क में सियासत मुद्दों की नहीं होती। इस मुल्क में राजनीति मसाइल और समस्याओं की नहीं होती, इश्यूज की सियासत नहीं होती। अफसोस के साथ मुझे ये बात आपसे कहनी पड़ रही है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की
कि जिस तरह से 2014 के बाद, 14 से पहले एक जमीन तैयार की गई इस मुल्क में, उसके बाद जिस तरह से इस देश पे की सत्ता पे भाजपा और आरएसएस के लोग काबिज हुए, कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता है कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहा। आपने बात की थी मुद्दों की, आपने बात की थी रोजगार की, आपने बात की थी विकास की, आपने बात की थी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की। आपने ये कहा था कि काला धन लेकर आएंगे, वो जुमला था। बहुत सारे जुमले आपने पेश किए। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोगों ने बारीकी से इन 5 राज्यों के चुनाव को खुली नजर से देखा और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव का विश्लेषण हम करते आए। हमें यकीन नहीं था, हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था कि बंगाल का चुनाव इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इस तरह से डैमेज किया जाएगा। 2 ही पार्टियां थी वहां पे, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह की नफरत की बात की गई बंगाल में, समाज को बांटने की बात की गई और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया गया, एक एजेंडा सेट किया गया। जिन स्टेट्स में आपको इलेक्शन जीतना होता है या जिन स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, उन स्टेट्स को अपने अपने फायदे के हिसाब से सेट करते हैं, अपना नैरेटिव सेट करते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं और फिर इलेक्शन जीतते हैं। बंगाल में सारी संस्थाएं, प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद रहे, टीएमसी को और ममता बनर्जी को बहुत कुछ कहते रहे। एसआईआर की गई, 27 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटे गए। कुछ आंकड़े ये आते हैं कि 92-93 लाख वोट काटे गए। ये कैसा एसआईआर है कि जिन वोटर्स ने 2021 के विधानसभा इलेक्शन में वोट दिए उनका नाम काट दिया आपने। उसके बाद 4 मई को जिस तरह से रिजल्ट्स आने शुरू हुए, उसके बाद जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल के लिए और इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जमहूरियत के लिए गैर मुनासिब है। अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वहां नफरत जीत गई, मोहब्बत हार गई। उन्होंने जिस तरह की बयानबाजियां करी और एक कंपटीशन की बात करी ममता बनर्जी के सिलसिले से कि वो मीट खाने बैठ जाए, और ऐसा खाना खाने बैठे तो हम उनसे 1 किलो मीट ज्यादा खा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नफरत को हवा दी। अब यह अफसोस का मकाम नहीं है। मेरे दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, मैं ये बताता चलूं कि इस देश की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज वो सभी हाशिए पर है। उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, अपना अपना एजेंडा, अपनी अपनी नीतियां थी। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में बीएसपी हाशिए पर है या नहीं है? आपका ये नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, लेकिन आज बहन जी कहीं नजर नहीं आती। कहां है बहन जी? हमें नहीं मालूम। आप कैसे हाशिए पर गई, हमें नहीं मालूम। ये जनता को सोचना पड़ेगा, ये जनता को फैसला करना पड़ेगा कि जो ऐसी पार्टियां जो खुद को सेक्युलर पार्टी का नाम दिया करती थी, आज देश में और प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि हमें बहन जी से बहुत उम्मीदें थीं और इस देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ा विश्वास था उन पर, उनकी पार्टी पर। लेकिन जिस तरह से वो हाशिए पर गई, कहीं ना कहीं वो अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें, अपने दिल में झांक कर देखें कि आखिर क्या कारण है कि आज वो हाशिए पर है। यही हाल कमोबेश जेडीयू और नीतीश कुमार का है बिहार में। उस पार्टी को भी तोड़ दिया गया, नो डाउट। बिहार में जेडीयू का एक बड़ा काम है। नीतीश कुमार ने एक लंबे समय तक बिहार में राज किया और वहां की जनता की पहली पसंद भी हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं आप बीजेपी की एलायंस पार्टियों में से रहे। आप अपना हश्र देख लो, आपकी आइडियोलॉजी जो थी, आपकी पार्टी की जो नीतियां थी, आज वो हाशिए पर है और आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया। इसी तरह से शिवसेना, जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, उनके बेटे उद्धव ठाकरे साहब, उनका भी हाल देख लिया, उस पार्टी की भी दोषी कर दी गई। तो एक अजीब सा खेल, एक अजीब सा नैरेटिव सेट करके इस पूरे देश में पार्टियों को, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, सबको हाशिए पर लाने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? ये अपनी ताकत का, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? इसी तरह शरद पवार की जो पार्टी थी, उस पार्टी को भी हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया गया, उस पार्टी को भी तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी जो एक एजेंडे के तहत दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और वहां की जनता ने अपना भरोसा और विश्वास जताया था आम आदमी पार्टी पे, आपके सामने है। एक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्हें तोड़ा गया और भाजपा में बाकायदा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। तो ये मुल्क की बदनसीबी है कि अगर किसी पार्टी का बैड एलिमेंट या जिसकी छवि खराब हो, वो भाजपा में शामिल होने के बाद एक ऐसी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास कि वहां आ जाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं और वो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कमोबेश वही हालत अकाली दल की है पंजाब में। उस पार्टी को भी हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया गया। ममता बनर्जी जो टीएमसी की सर्वे सर्वा है, सत्ता से बेदखल कर दी गई, बाहर कर दी गई। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं इलेक्शन जीतने के बाद, जिस तरह का हुड़दंग हुआ है वहां, और तशद्दुद की जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की खबरें वेस्ट बंगाल से आती रही हैं, वो काबिल फिक्र है। मैं बात करूंगा स्टालिन की, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी डीएमके जमीन पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है, कहना पड़ रहा है कि आज वो भी हाशिए पर है। हद तो ये कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट में, अपने राज्य में इतना बेहतर और इतना अच्छा काम किया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा है, क्या हालात रहे और किन हालात के तहत उन्हें हाशिए पे डाला गया और उन्हें हराया गया या वो हार गए। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा अगर अगर ऐसा जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और अगर वो हारे हैं तो उन्हें हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें ऐसा है राजनीतिक दलों की और सियासी पार्टियों की आ रही हैं, वो काबिल गौर है, वो काबिल फिक्र है और चिंता का विषय है। स्टालिन एक अच्छे मुख्यमंत्री थे। मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम की और सीपीआई की। एक दौर था, एक वक्त था, एक समय था जब वेस्ट बंगाल में मजदूरों की, गरीबों की, शोषितों की बात करने वाली एकमात्र पार्टी सीपीआईएम हुआ करती, जो पूरे देश भर में उनका जलवा था। वो गरीबों की, मजदूरों की, शोषितों की आवाज हुआ करते थे। आज वो हिंदुस्तान की सियासत से गायब हो गए, नापैद हो गए। मैं
ये भी बताता चलूँ कि असम से कांग्रेस खत्म हो गई लगभग, वहां नफरत जीत गई, मोहब्बत हार गई। लेकिन बात जब असम की है तो असम में जो रेशियो है वहां मुसलमानों की वो 40 से 45% के आसपास है। लेकिन ये एक प्रश्न है आप लोगों के सामने कि आखिर क्या कारण है कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन जिन्हें आपने मुसलमान पार्टी का नाम दे दिया है, मुस्लिम सासी पार्टी का नाम दे दिया है, उनको तंजीमी सतह पर संगठनात्मक आधार पे आप उन्हें उन्हें अपने गले लगाने को तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? ये एक सवालिया निशान है। जो सियासी पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं, कांग्रेस पार्टी आसाम में इलेक्शन लड़ रही थी और माशाल्लाह ऐसा वहां कांग्रेस पार्टी से 18 विधायक भी जीते हैं जो मुस्लिम विधायक हैं। लेकिन यूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हुआ करती थी, वो एक वक्त में वहां की सरकार में शामिल थी और इतना बड़ा कहीं ना कहीं जनाधार था उनका, उस जनाधार को कहीं ना कहीं हाशिए पे डाल दिया गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, आप, सेकुलर पार्टीज या वहां की जनता, या वहां नफरत की सियासत, या वहां की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की मोहब्बत? बहरहाल ये फिर हम कभी तफसील से बात करेंगे इस टॉपिक पे। नॉर्थ ईस्ट को लगभग बीजेपी और आरएसएस ने खत्म सा कर दिया है। अब पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लहरा चुका है। अब ऐसा है, जो राजनीतिक दल है जो उन्हें शिकायतें हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चुनाव आयोग हो, तो सब बेमानी है। अगर आप ये कहते हैं, आप ये शिकायत करते हैं, आप ईवीएम की शिकायत करते हैं, तो ये आपका कहना गलत है। फिर आप विपक्ष में रहने के लायक नहीं है, आप खुद को सियासी पार्टी कहलाने के लायक नहीं है। एक सच्चाई और वास्तविकता है। अखिलेश यादव का एक बयान था जो जो जहां उन्होंने ऐसा ईवीएम पे प्रश्न लगाया था। मैं एक बात कहता चलूं, एक कहावत है कि साहब, चूहों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय ये पाया गया कि भाई ऐसा है, बिल्ली आती है, मौसी आती है, रोजाना किसी न किसी से शिकार कर जाती है। ऐसा करो कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं और जब वो आया करेगी तो घंटी घंटी सुनकर हम ऐसा अलर्ट हो जाया करेंगे और ऐसा फिर हम अपने आप को बचा लेंगे। जब बांधने की बारी आई तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, नतीजे में बारी बारी सबका शिकार हो गया। तो ये स्थिति है इस देश के अपोजिशन की, विपक्ष की। मैं बात करूंगा बीआरएस की, चंद्रशेखर राव, जिनकी शुरू में वहां पार्टी जो थी तेलंगाना में वो टीआरएस के नाम से थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बीआरएस किया और वो कहीं ना कहीं वहां की हुकूमत में थे और एक अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री थे और कहीं ना कहीं उस प्रदेश में तेलंगाना में एमआईएम के साथ गठबंधन में शामिल थे, सरकार में शामिल थे। वो भी हाशिए पर है, वो भी आज आज उनका भी पता नहीं। मैं बात करूंगा नवीन पटनायक की। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का भी सफाया किया गया, उन्हें भी हाशिए पे डाला गया। मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की, जो 2012 सत्ता से बाहर है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2022 के इलेक्शन को बहुत करीब से देखा था, वाच किया था, और अखिलेश यादव ने एक नारा भी दिया था और उस समय ये कहा भी था कि ईवीएम में बेईमानी की गई है, घोटाला किया गया है और हमें जनाधार मैंडेट जनता ने दे दिया था, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे साथ बेईमानी की गई, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। और मुझे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद वो सड़कों पे क्यों नहीं आए, वो आंदोलन क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन सरकारी जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी लफाजियां सिर्फ कागज पर हैं, जमीन पर नहीं है। मैं बात करता चलूं उन तमाम छोटे बड़े मुस्लिम संगठनों की जो अब लगभग खत्म है। न तो कोई सियासी पार्टी इस देश की जो विपक्ष में है
उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के खिलाफ और जिस तरह के वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं उसके खिलाफ, और नहीं मुस्लिम संगठनों के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला है, इतनी ताकत है कि वो सरकारों के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, केंद्र शासित सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें या सड़कों पर आए, जो उनका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, नो डाउट। संविधान जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको दो चीजें देता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको प्रदान करता है। लेकिन आप अपने ड्यूटीज को समझे, राइट्स हैं आपके तो ड्यूटीज को भी तो समझे आप। मैं अपनी बात खत्म करूंगा मैं, और ये बताते चलूँ आखिर में अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा मैं, आप सबको ये बता दूं कि जनता ने, इस देश की जनता ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वो कंप्लीट मैंडेट दे दिया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी को 208 सीटें मिली हैं, बहुत मुबारक अगर जनता ने मैंडेट दे दिया है, और तो उसे कहीं ना कहीं जिस जनाधार पे वो इस बात के काबिल बन पाए हैं कि वहाँ हुकूमत बना सकें, आपको और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। टीएमसी को मात्र 79 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 2 और लेफ्ट को 2 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में टीवी के जो विजय थालापति एक साउथ के सुपरस्टार हैं, पहली दफ़ा उनकी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करती है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और 107 सीटों के साथ तो तमिलनाडु में पहली पसंद रहे वो उस प्रदेश की जनता की। डीएमके को 74 सीटें मिली हैं और एआईडीएमके को 53 सीटें मिली हैं, दीगर को 0 है। केरला में कांग्रेस इत्तेहाद को, जो गठबंधन है कांग्रेस का, उसे 99 सीटें मिली हैं। एडीएफ को 35, बीजेपी को 3 और दीगर को 4 सीटें मिली हैं। आसाम में नफरत जीत गई, मोहब्बत हार गई। बीजेपी को 102 सीटें और कांग्रेस को 21 सीटें, दीगर को 3 सीटें मिली हैं। और पांडेचेरी में बीजेपी इत्तेहाद को, जो बीजेपी गठबंधन है, उसे 18 सीटें मिली हैं। कांग्रेस इत्तेहाद को 6 सीटें मिली हैं और दीगर को 6 सीटें मिली हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आई नाराज जिसको नशेमन की ज़िंदगी, अपने वतन में रहकर जो बेवतन है आज, रोता है जो बहार में फसले बहार को, वो फूल जिसके वास्ते रंगी कफन है आज। और मुस्लिम का हाल पूछते हो अहल हिंद क्या, दोनों जहाँ की रूह रवा खस्ततन है आज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।